स्वागत है आप लोगों का। आज हम प्रस्तावना में वर्णित न्याय की बात करेंगे। इससे पहले की बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। न्याय, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। तो प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय देने की बात की गई है? ये 3 जो न्याय है, एक तो है सामाजिक, उसके बाद दूसरा है आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय देने की बात प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय का अर्थ क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली जो संविधान सभा के सदस्य के द्वारा जो हम जानेंगे आगे कि प्रस्तावना का जो बताया गया है कि संविधान का एक परिचय पत्र, यानी संविधान अगर आपको पूरा पढ़ना है, अगर पूरा नहीं पढ़ सके तो कम से कम प्रस्तावना पढ़ लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि संविधान में हमारे संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो क्या वर्णित करना चाहते थे। तो किस प्रकार की न्याय देने की बात कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सबसे पहले है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? आपको पता होगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शुरू से ही कुलीन तंत्र के अंग रहे हैं और कुछ वर्ग शुरू से ही हाशिए पे हैं। जैसे अभी जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग तो उतना नहीं, जो दलित समुदाय है, उसके बाद जनजातीय समुदाय है, उसके बाद महिलाएं, ये सब शुरू से ही हाशिए पर। हाशिए का अर्थ यही होता है कि पिछड़ा, बहुत अधिक पिछड़ेपन के पे रखा गया था उसको, यानी उसको मानव माना ही नहीं गया था। अब यहाँ मानव की बात होती है कि एक ही प्रकार से जन्म लिया व्यक्ति, जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते होंगे या कोई भी आप धार्मिक पुराण या ग्रंथ या आपको कोई फिल्म दिखाया जाता होगा, पुरातन जितना भी है धार्मिक, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो उसमें आप एक देखते होंगे कि राक्षस, तो राक्षस दिखाया जाता होगा। तो राक्षस में एक गुण जरूर आपको मिलेगा, जल्दी, वो काला होगा, गंदा कपड़ा पहने होगा, गंदा कपड़ा, बाल बड़ा बड़ा होगा, नाखून बड़ा बड़ा होगा। तो एक इमेज सा बन जाता है कि इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होंगे वो गलत ही होंगे, या गलत मतलब कि इस प्रकार के जो भी व्यक्ति आ जाए समाज में वो गलत नेचर का ही होगा, वो राक्षस के समान है, उसको कोई देखना नहीं चाहेगा। तो यहाँ काला रंग से भी, यानी जो व्यक्ति काला रंग का है उसको भी यहाँ क्या समाज में उतना तरजीह नहीं दिया जाता है, और ये शुरू से ही है। जैसे आपको एक और हम चीज़ बताते हैं कि जैसे आपको पता है कि कृष्ण का नाम आप सुने होंगे, तो कृष्ण का रंग काला बताया गया, लेकिन आप कितने पिक्चर ऐसे देखे होंगे जिसमें कृष्ण का रंग काला दिखाया, सचमुच दिखाया गया है। या कोई भी धार्मिक ऐसा देखते होंगे, धार्मिक धारावाहिक प्रायः चलते रहता है टीवी पर, कितना धार्मिक धारावाहिक में कृष्ण का रंग काला दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? इसलिए नहीं दिखाया जाता कि काला रंग को शुरू से आदमी एक इमेज बना दिया गया कि काला व्यक्ति जो भी होगा वो बुरा ही होगा, या वो उसका रंग ही खराब है। अब रंग खराब है या अच्छा है, क्योंकि हम प्राचीन पंथी की ओर जा रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं स्वीकारना चाहिए वो भी स्वीकार रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या था कि समाज में जिसको अभी दलित वर्ग कहते हैं, दलित वर्ग, अब क्या है कि कोई भी मानव जन्म लिया, लेकिन एक मानव क्या हुआ कि एक दलित परिवार में जन्म लेता है, एक क्या किया कि उच्च वर्ग के खानदान में एक ही मानव जन्म लेता है, अलग अलग दोनों वर्ग में जन्म लेता है। अगर दलित वर्ग के व्यक्ति अच्छा खासा होशियार है, पढ़ा लिखा है, तब पर भी इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अभी भी समाज में वैसा चल रहा है,
लेकिन उच्च वर्ग के व्यक्ति का जो भी बच्चा होगा, निकम्मा भी होगा, तो क्या होगा कि उसको उच्च माना जाता था। और यही था कि मानव समुदाय में ये सामाजिक न्याय संभव, यही सामाजिक न्याय नहीं था उस समय, इसी को सामाजिक अन्याय कहा जाता था। यानी दलित वर्ग में व्यक्ति, जन्मा हुआ व्यक्ति, वो कितना भी अच्छा खासा पढ़े लिखे हो या अच्छा खासा योग्य हो, तब पर भी उसको योग्य उतना नहीं माना जाता था। लेकिन वही ये एक उच्च कुल के कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, पूरा लंपट मूर्ख भी है, तो उसको उच्च ही माना जाता था। लेकिन ये क्या है कि समाज का अन्याय ही है, क्योंकि आप अगर अभी उच्च कुल में हैं तो ठीक, आपको अच्छा लगेगा कि ये बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आप एक दलित परिवार में पैदा होकर देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति से जन्म से पहले अगर पूछा जाए तो थोड़ी वो कहेगा कि हम दलित परिवार में, अगर ऐसा बात रहेगा तो दलित परिवार में क्यों जीना चाहेगा वो। उसी प्रकार महिलाएं की भी बात होती है। महिला की ये जो बात होती है कि महिला को शुरू से ही हाशिए पर रखा गया है। आप अगर देखते होंगे परिवार में, अपने परिवार में, यानी मम्मी पापा का आप उदाहरण ले सकते हैं कि मम्मी पापा में सबसे ज़्यादा पापा जी का ही चलता होगा। और मतलब कि ऐसे है कि जैसे एक देश की बात किया जाए तो आंतरिक मामला, यानी घर में क्या बन रहा है वो तो मम्मी देख लेगी, लेकिन बाहर का कोई भी मामला होगा तो पुरुष ही देखता है या प्रायः उसका पति भी देखता है। जिस प्रकार अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, अगर कोई महिलाएं जीतती है तो प्रायः महिलाएं मुखिया नहीं कहलाती है, उसका पति ही मुखिया पति के रूप में वो काम करता है। तो ये था कि महिलाएं और दलित वर्ग शुरू से ही उसको हाशिए पर रखा गया था, और उसको हाशिए पे से हटाने के लिए संविधान सभा के सदस्य के द्वारा सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई। और सामाजिक न्याय का अर्थ यही हुआ कि ये दोनों वर्ग जो है इसको क्या किया जाए कि विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा क्या किया जाए कि सामाजिक न्याय, यानी समाज में एक स्थान प्राप्त किया जाए, ताकि वो भी क्या करे कि अपना जीवन यापन सही से कर सके। अब सामाजिक न्याय, ऐसे तो हम आर्थिक न्याय की बात, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं कि मतदान देना चाहिए, लेकिन क्या कि सामाजिक न्याय जब तक नहीं रहेगा तो क्या समाज के कोई भी वर्ग उस देश के प्रति उतना जवाबदेही से नहीं गुजारेगा। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, अगर उससे देश सेवा की बात किया जाए तो कभी नहीं देश सेवा करेगा। अगर भूखा व्यक्ति से देश सेवा की बात किया जाएगा तो कैसे करेगा देश सेवा, क्योंकि वो खुद भूखा हुआ है। जब तक उसको पेट नहीं भरेगा तब तक वो देश सेवा की बात या नैतिकता की बात उससे नहीं की जा सकती है। आपको अभी नहीं लगता होगा, लेकिन अगर 2-3 दिन अगर को आपको भूखा छोड़ दिया जाए तो आपके आसपास अगर समझ लीजिए खाना मिलने वाला कोई कुछ चीज़ नहीं है या आपको कोई खाना देने वाला भी नहीं है, तो आप इतना जरूर करेंगे कि पेट, यानी खुद को बचाने के लिए या किसी के घर में चोरी कर लीजिएगा या किसी से छीन लीजिएगा। तो यहीं से क्या होता है कि जहाँ से गरीबी स्टार्ट होती है या जहाँ से समाज के हाशिए पर ढकेला जाता है, वहीं से क्या होता है कि शुरू होती है कि ये जो नैतिकता जो शुरू होती है वो पेट भरने के बाद ही शुरू होती है। नैतिकता उससे पहले नहीं शुरू हो सकती है जब तक पेट नहीं भरा हुआ। तो नैतिकता हो या राष्ट्र सेवा हो, जब तक पेट नहीं भरा रहेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो सामाजिक में वैसे वर्ग जो शुरू से ही उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो उस व्यक्ति क्यों समाज में या उस देश के लिए अपना भूमिका निभाएगा। उसी देश में वो व्यक्ति जन्म लेता है और उसी देश में उसको नीच समझा जाता है। उससे अगर टच भी हो जाता है तो क्या है कि उसको बहुत बुरा माना जाता है। आदमी व्यक्ति ने गंगा जल छिड़क के नहा भी लेता है। बहुत प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसमें अंग्रेज का हम देन मानेंगे कि अंग्रेज के द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई। रेलगाड़ी में आप जाते हैं अभी सफ़र करने के लिए, तो आप ये नहीं पूछते हैं कि इससे पहले इस सीट पर कौन बैठा था या आपके बगल में कौन बैठा हुआ है, उसका जाति आप पूछ के नहीं बैठ सकते हैं, यानी सीधे सफ़र कर लेते हैं। वही घर में ये व्यवहार करते हैं कि ये नीच जाति का, ये उच्च जाति का। जैसे होटल की बात करते हैं तो होटल में आप जाते हैं तो
वहाँ जाके ये नहीं पूछते हैं कि इससे पहले इस होटल के इस थाली में कौन व्यक्ति खा के गया है, कौन सा वर्ग, कौन सा जाति था, कौन सा धर्म का था, न कौन सा वंश का था, ये आप नहीं पूछते हैं। लेकिन जब जातिवाद की बात आ जाती है तो आप प्रायः आपको पूछते हुए देखेंगे, शादी हो या संबंध हो बनाने के लिए प्रायः जाति शब्द का उल्लेख जरूर किया जाता है, लेकिन होटल में खाने वक्त, रेलगाड़ी में चलते वक्त ये कभी नहीं पूछा जाता है कि कौन सा वर्ग यहाँ बैठ के गया, कौन सा जाति का बैठ के गया, कौन सा धर्म का बैठ गया। लेकिन सिर्फ ये कट्टरपन, आप ऐसा कह सकते हैं, कट्टरपन के कारण ये प्रायः देखा जाता है। तो ये सब सामाजिक अन्याय शुरू से ही व्याप्त था। और सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सके, तो सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में कुछ न कुछ वर्णन किया गया है, जिसमें एक वर्णन आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 का 4 और 16 का 4 ये दोनों के द्वारा क्या किया गया कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि राज्य क्या कर सकता है कि आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन, उसके बाद शैक्षिक पिछड़ेपन वाले व्यक्ति को यानी वर्ग को क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। तो ये था सामाजिक न्याय। उसके बाद आर्थिक न्याय की बात होती है। तो आर्थिक न्याय क्या है कि कहा गया कि आर्थिक न्याय के बगैर आर्थिक जनतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। सभी वर्गों, जितना भी देश में वर्ग है, सभी वर्गों को बराबर अधिकार मिलेगा, तभी क्या कर सकता है कि वो देश के यानी देश के विकासशील हो यानी विकसित होने में क्या कर सकता है, वो अपना भूमिका निभा सकता है। तो जब तक आर्थिक जनतंत्र यानी सबको व्यापार करने का मौका मिलेगा तब ना, या जैसे सरकारी फायदा ही दिया जाए, सरकारी फायदा किसी को दिया जाए और कहा जाएगा कि आप 1 लाख रुपया लगाइए, सरकार आपको 10 लाख रुपया दे रहा है, ऐसे मिलाकर एक बिजनेस शुरू कीजिए। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया रहेगा तभी ना आप बिजनेस शुरू कीजिएगा। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया है नहीं, आप शुरू से ही हाशिए पे हैं। तो शुरू से ही हाशिए पर हैं तो तब तक आपके पास अधिकार नहीं आ जाएगी या कोई बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे जब तक आपके पास वो आर्थिक न्याय यानी समाज के अन्य वर्ग से जो आपको शुरू से ही शोषित किया गया है, वो आपके पास कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत जब तक नहीं बन जाए तब तक आप कैसे कर सकते हैं कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो जिसके पास रुपया होगा वही आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला तो नीचे ही रह जाएगा। सामाजिक न्याय में भी ऐसी बात किया जाता है कि अगर जैसे दौड़ हो रहा है, जैसे वो दौड़ हो रहा है और एक व्यक्ति एकदम अच्छे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, शुरू से ही फिट है, एक कुपोषित व्यक्ति को उसके साथ दौड़ने के लिए लगा दिया जाए, तो आपको पता होगा जो जिसका शरीर फिट है वही क्या कर सकता है, दौड़ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो शुरू से ही कुपोषित है उसको आप कहिएगा कि उसी रेखा पर से रख के उसको भी दौड़ाया जाए, ये न्याय नहीं है। न्याय का अर्थ ही हुआ कि हम क्या करें कि शुरू में जो वो व्यक्ति जो कुपोषण का शिकार है उसको भी उस लायक बना दे ताकि क्या करे कि इसका सामना कर सके। यहाँ तक तो करना ही चाहिए सरकार को, या कोई भी व्यक्ति पिछड़ापन का शिकार है जो शुरू से ही हाशिए पर रहा है तो उसको कम से कम उतना तक ला सके ताकि क्या कर सके, वो भी सभी के साथ कंपटीशन कर सके। तो कंपटीशन तभी कर पाएगा जब वो क्या करेगा कि हाशिए से वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा, तभी वो क्या करेगा कि कंपटीशन कर सकता है। तो इसके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों होना जरूरी है। सामाजिक हैसियत भी होना चाहिए। आप बराबर सुनते होंगे कि औकात जो शब्द होता है कि औकात से बाहर नहीं बोलने के लिए प्रायः बोल दिया जाता है, और ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो दलित समाज के लिए किया जाता है कि बोल देगा कि औकात से बाहर बात नहीं कीजिए। तो ये आर्थिक जनतंत्र की बात किया जाए तो आर्थिक जनतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब आर्थिक न्याय रहेगा, यानी सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, क्योंकि न्याय का अर्थ ही होता है, न्याय का अर्थ आप कहेंगे तो ये होता है निष्पक्षता और निष्कपटता। यानी जब तक आप निष्पक्ष नहीं रहेगा और आपके अंदर कोई कपट
की भावना नहीं रहेगा, तो कपट जब तक ये कपटता रहेगा आपके अंदर, आप न्याय नहीं कर सकते हैं। आपको कपट से दूर जाना है। उसके बाद आपको बिना किसी पक्ष के लिए हुए आपको न्याय देना पड़ेगा। यानी न्याय का अर्थ ही होता है कि निष्पक्ष और निष्कपट होके आप क्या करें कि कोई भी व्यक्ति का निर्णय ले। तो तब तक आप नहीं हो सकते। अब क्या होगा ये कि सामाजिक हैसियत से आप देखिएगा, आप किसी विशेष वर्ग के हैं, आप देखिएगा कि जो व्यक्ति थोड़ा गंदा है या गंदा कपड़ा पहन के आया है, उसका नाखून बढ़ा हुआ है, बाल बढ़ा हुआ है, तो आप सीधे कहिए कि ये राक्षस कुल का है, ये होवे चोर ही होगा। क्योंकि शुरू से ही हमारे सामने एक इमेज बनाया गया है कि जो टाई बेल्ट सूट पहन के आएगा वो व्यक्ति अच्छा है, और जो गंदा कपड़ा पहन रहा है वो व्यक्ति खराब है, शुरू से ही। और हमारे बच्चे के मन में भी वही बात डाल दिया जाता है कि जो भी बड़ा बड़ा बाल है, बड़ा बड़ा नाखून है, ये सब गंदा कपड़ा पहने हुए वो गलत ही है। यहाँ तक कि बच्चे अपने पिता को भी, जो पिता मजदूरी करके आता है, उसको भी वो गलत तरीके से देखता है कि ये ठीक नहीं व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन वही सूट वूट पहन के टाई लगा लिए, वो वहाँ चोर ही होगा, वहाँ ठग ही होगा, लेकिन उसको समाज में इज्जत दी जाती है। उसका कारण यही है कि हम एक इमेज लेकर चलते हैं कि ये इमेज वाला व्यक्ति ठीक है, ये इमेज वाला व्यक्ति खराब है। तो इमेज ब्रेकर बनना जरूरी है, क्योंकि आप इस इमेज के अनुसार व्यक्ति को लेकर चलिएगा तो बराबर आप समाज में धोखा खाइएगा। क्योंकि टाई बेल्ट जो जितना तेज होता है वो उतना क्या होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वो उतना चोर होगा। क्योंकि मूर्ख आदमी की बस की बात नहीं है चोरी करना या भ्रष्टाचारी करना। कोई भी चीज़ हो, जो मूर्ख है वो तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन जो तेज है वही क्या करेगा कि उससे बचकर निकल सकता है, और बच के निकलेगा तभी वो चोरी करता है। जिसमें बचने की संभावना उसकी कम होती है वो चोरी नहीं करता है। यानी जहां बचा होगा वहीं जाएगा चोरी करने के लिए। उसके बाद राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ यही होगा कि राजनीतिक न्याय में दो प्रकार की बात होती है। एक तो होता है कि आप मतदाता के रूप में भाग लीजिए, और दूसरा प्रतिनिधि। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत दो आता है कि मतदाता का रूप हो या प्रतिनिधि का रूप हो। तो मतदाता के रूप में अगर आप भाग लेते हैं तो हमारे निर्वाचन जो भाग हम पढ़े थे उसमें आपको दिया हुआ मिलेगा कि मतदाता के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति क्या है कि अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको मतदान करने का अधिकार है ना। वो यहाँ के नागरिक है तो क्या कर सकता है, वो मतदान कर सकता है। ये क्या है, राजनीतिक न्याय की बात होती है। और कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, समाज में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो सकता है। भले वो नियम और शर्त, उस प्रतिनिधि का नियम और शर्त उसको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। इसमें कोई भी समाज, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि की बात नहीं की जाती है। तो ये था प्रतिनिधि और मतदाता के कर्म की, मतलब कि राजनीतिक न्याय की बात होती है। तो आप तो ये तो मतदाता के रूप में, तो मतदाता के रूप में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, प्रतिनिधि के रूप में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी कभी कभी सामाजिक गतिविधि हावी हो जाती है। क्योंकि समाज के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो प्राय क्या करते हैं कि मतदाता को भी अपने एक बहुत सारे समूह के मतदाता को अपने अंदर में रखते हैं, और क्या करते हैं कि बताते हैं तो मेरे यहाँ काम किया है सब दिन, तो मेरे अनुसार ही वोट दो। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे ये सामाजिक न्याय तो हो ही रहा है, और धीरे धीरे आर्थिक न्याय की ओर भी बढ़ रहा है। राजनीतिक न्याय देने से कोई फायदा नहीं है जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल जाती। तो और सामाजिक न्याय मिलेगा तब धीरे धीरे आर्थिक न्याय भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि सामाजिक आर्थिक न्याय का एक बृहद रूप। और राजनीतिक न्याय की बात अगर करेंगे हम, तो राजनीतिक न्याय में दो केस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। एक हुआ है लिली थॉमस वाद 2013, और 2013 का ही एक मामला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम चौकीदार। तो लिली थॉमस का एक महिलाएं थी, वरिष्ठ वकील आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने चैलेंज किया कि राजीव गांधी के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 4
धारा 8 में उपधारा 4 जोड़ दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी प्रतिनिधि क्या कर सकता है कि 2 या 2 से अधिक साल की अगर उसकी सजा होती है, जब तक उसमें अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता तब तक क्या कर सकता है कि वो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि न्याय में यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा देरी होता है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते मामला तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन तो आराम से पार हो सकता है। तो इतना मतलब तब तक आप अपना लाइफ जी लिए। तो ये क्या था कि ये ठीक नहीं लग रहा था। या दूसरी तरफ क्या था, मतदाता के लिए क्या था कि आपको कोई भी छोटे यानी अधीनस्थ न्यायालय भी क्या करता है कि आपको 2 साल की सजा अगर दे देता है तो आप मतदाता नहीं रहिएगा। इसी को लिली थॉमस ने चैलेंज किया, जिसको क्या किया गया कि 2013 में चेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के धारा 8 की उपधारा 4 को हटा दिया गया, क्योंकि ये 102 में यही दिया गया है कि जिसको 2 वर्ष से अधिक जिस प्रतिनिधि को यानी सांसद प्रतिनिधि को 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। और 102 और 14 में दिया हुआ है कि समानता का अधिकार हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो समानता का अधिकार पढ़ेंगे। तब तक ये जानिए कि ये दोनों के असंगत पाए जाने के कारण क्या किया गया कि उस उपधारा को रद्द कर दिया गया। दूसरा बात था कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम चौकीदार, ये बिहार का ही मामला था। एक चौकीदार के द्वारा क्या किया, एक प्रतिनिधि को मतलब पकड़ के हिरासत में, न्यायिक हिरासत में रख लिया गया, और न्यायिक हिरासत में रखने के बाद उस प्रतिनिधि ने चैलेंज कर दिया चुनाव आयुक्त के पास। चुनाव आयुक्त ने क्या किया कि इस हिरासत को क्या माना गया, अवैध माना गया। अवैध माना गया कि ये हिरासत क्या था कि अवैध है, और चौकीदार के द्वारा ज़बरदस्ती ऐसा किया गया है। इसलिए ये प्रतिनिधि जो है वो फॉर्म भर सकता है एक प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन जब ये मामला पटना हाईकोर्ट में गया तो पटना हाईकोर्ट में जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक मतदाता को क्या किया कि न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो एक प्रतिनिधि भी अगर न्यायिक हिरासत में है, वो किसी प्रकार की न्यायिक हिरासत में हो, उसको फॉर्म फिलअप करने का अधिकार नहीं होगा। तो इसको प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना उच्च न्यायालय के जो न्याय था यानी जो फैसला था उसको उचित बताते हुए बताया कि ये ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि इसमें यही 102 और 14 का मामला यहाँ आ जाता है कि इसमें भी असंगत पाया गया, क्योंकि एक मतदाता अगर है, मतदाता ऐसा करता है तो क्या होगा, मतदाता अगर ऐसा करता है तो उसको अगर न्यायिक हिरासत में आ गया तो वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन प्रतिनिधि फॉर्म भर सकता है। ये क्या है कि ये समानता के अधिकार का विरुद्ध है, यानी विरोध में है, तो ये अतार्किक हो सकता है। इसलिए पटना उच्च न्यायालय के फैसला को उचित बताते हुए कहा गया कि प्रतिनिधि, इस प्रकार के प्रतिनिधि जो किसी प्रकार की न्यायिक हिरासत में है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। तो ये था राजनीतिक न्याय की बात होती है। तो हम आशा है कि हम तीनों न्याय के बारे में समझ गए हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।